ब्रह्म सूत्र के उपोद्घात भाष्य की टीका भाष्य रत्न प्रभा का विचार हम लोग कर रहे हैं। मूल भाष्य में आक्षेप समाधानात्मक भाष्य का विचार हो गया है और अध्यास के लक्षण भाष्य की व्याख्या रूप भाष्य रत्न प्रभा का विचार प्रारंभ हुआ था। आह कोयम अध्यासो नाम, यहाँ से अध्यास का लक्षण भाष्य प्रारंभ हुआ और चलेगा कथम पुनः प्रत्यग आत्मनि, इससे पूर्व तक अध्यास का लक्षण भाष्य। आह कोयम अध्यासो नाम, इससे पूछा गया अध्यास किस लक्षण वाला है। उच्यते इत्यादि से अध्यास का लक्षण बताने की प्रतिज्ञा हुई। अध्यास का लक्षण बताया गया स्मृति रूप परत्र पूर्व दृष्टावभास अध्यास, इस वाक्य से। इस वाक्य में टीकाकार ने कहा परत्र अवभास अध्यास, इतना ही अध्यास का लक्षण है। परत्र अवभासत्वम अध्यासस्य लक्षणम। अवशिष्ट जो दो पद है स्मृति रूप पूर्वदृष्ट, ये जो लक्षण किया गया है परत्र अवभासत्व, इसके उपपादक है। लक्षण तो परत्र अवभासत्व ही है। अवभास शब्द से कर्मार्थक व्युत्पत्ति मान करके अवभाष्यते इति अवभास, ऐसी लेना है अध्यस्त रजतादि को। अवभाष शब्द का अर्थ होगा अवभाष्यमान रजतादि, और परत्र शब्द उनके अयोग्य अधिकरण का बोधक है। परत्र शब्द रजतादि अध्यस्त पदार्थ के अयोग्य अधिकरण का परामर्शक है। इसलिए परत्र अवभास शब्द का अर्थ निकलेगा अयोग्य अधिकरण सुक्तिकादि में अवभाष्यमानत्व जो रजतादि में है, यही रजतादि का अध्यस्तत्व है। और अयोग्यता है एकावच्छेदेन स्व संयोज्यमाने स्वात्यंताभाववती अवभाष्यत्वम, ये अयोग्यता है। अयोग्यत्व का लक्षण किया। और इसका पदकृत्य बताते समय बताया गया यदि एकावच्छेदेन पद नहीं देंगे तो वृक्ष में जो मूलावच्छेद तथा वृक्ष का अग्रावच्छेद भेद से संयोग के अत्यंताभाववान वृक्ष में अवभाषित हो रहा है, वह यथार्थ है। उसमें भी अध्यस्तत्व का लक्षण जाएगा, एकावच्छेदेन नहीं कहेंगे तो, इसलिए एकावच्छेदेन कहा। तो एक वृक्ष में कपि संयोग
स्वात्यंता भाववान उसी वृक्ष में अवभाषित होने पर भी उसे अध्यस्त नहीं कहा जाएगा, एकावच्छेदेन अवभाष्यत्व न होने से। जहां अत्यंता भाव है मूलावच्छेदेन, वहीं पर अवभाषित नहीं हो रहा है, इसलिए एकावच्छेदेन अवभाष्यत्व नहीं है, ये कहा गया। और स्वसंयुज्य माने ये विशेषण यदि नहीं देंगे तो जो एक ही भूतल में शुरू में अभाव है जहां घट का, वहां पर पश्चात लाया गया जो सत्य घट है वो एकावच्छेदेन जहां अभी घट भास रहा है वहीं पर उसका पहले अत्यंता भाव भी था, तो एकावच्छेदेन एकावच्छेदेन स्वात्यंता भाववती अवभाष्यत्वम, इतना ही लक्षण रहेगा। स्व संसृज्य माने नहीं रहेगा। यदि तो पश्चात अनित जो घट है उस घट में सत्य घट में लक्षण चला जाएगा अध्यस्त का, इसलिए स्व संयुज्य माने ये जोड़ा है कि घट के संयोग काल में जिस समय घट का संयोग है उसी समय घट का अत्यंता भाव भी होना चाहिए, वो नहीं है यहाँ। और हाँ, और ये जो है स्वात्यंता भाववती ये पद नहीं देंगे, यदि केवल एकावच्छेदेन स्व संयुज्य माने अवभाष्यत्वम इतना ही लक्षण रखेंगे। तो भूत्वावच्छेदेन प्रतीयमान जो गंध है सत्य, उसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी, अध्यस्त का लक्षण उसमें भी जाएगा, इसलिए स्वात्यंता भाववती ये पद भी दिया है, तो उसमें लक्षण नहीं जाएगा स्वात्यंता भाववती पद देने से। और इस प्रकार ये सुक्तो इदम त्वावच्छेदेन जो रजत संसर्ग काल में अत्यंता भाव है वो है, तो इसलिए अतिव्याप्ति हो जाएगी, तो वहां पर इस शंका का समाधान कर दिया। सुक्तो इदं त्वावच्छेदेन रजत संसर्ग काले अत्यंता भावो अस्ति इति न अव्याप्ति, वो अव्याप्ति भी नहीं है, अव्याप्ति की शंका नहीं कर सकते। अब जो परत्र शब्द का अर्थ किया गया था अध्यस्त पदार्थ का अयोग्य अधिकरण, और उसमें अयोग्यता जो बताई गई थी, एकावच्छेदेन स्वसंसृज्य माने स्वात्यंता भाववती अवभाष्यत्वम, ये जो अध्यास का लक्षण हुआ था, ये अध्यास का लक्षण ठीक ठीक घट गया, न तो अतिव्याप्ति हुई न तो अव्याप्ति हुई। तो उसी धर्म को लक्षण कहा जाता है जो अतिव्याप्ति अव्याप्ति असंभव दोषत्रय से रहित है। तो यहां बताया गया कि परत्र अवभास शब्द से बताया गया जो एकावच्छेदेन स्वसंसृज्य माने स्वात्यंता भाववती अवभाष्यत्वम, ये लक्षण है, ये धर्म है। इसमें अतिव्याप्ति नामक दोष या अव्याप्ति नामक दोष नहीं है,
इसलिए लक्षण होगा। लेकिन अतिव्याप्ति न होने मात्र से और अव्याप्ति न होने मात्र से लक्षण नहीं कहा जा सकता, असंभव रहित भी होना चाहिए। तो असंभव दोष की आशंका करके बताया जा रहा है कि असंभव नामक दोष भी नहीं है। उस असंभव नामक दोष का निराकरण करने के लिए कहते हैं स्मृति रूप, ये पद जोड़ दिया है। ये लिख रहे हैं पहले असंभव दोष की आशंका कि ननु अस्य लक्षणस्य असंभव। अस्य लक्षणस्य शब्द से लेना ये जो एकावच्छेदेन स्वसंसृज्यमाने स्वात्यंता भाववती अवभाष्यत्वम, ये लक्षण किया। यह लक्षण अस्य लक्षणस्य शब्द से ग्राह्य है और इस लक्षण में असंभव दोष है। अस्य लक्षणस्य असंभव, इस प्रकार असंभव दोष की आशंका हुई और इस आशंका का निराकरण करने के लिए कहा जा रहा है कि कैसे असंभव होगा। इसे बताने के लिए कहते हैं कि सुक्तौ रजतस्य सामग्री अभावेन संसर्ग असत्वात् असंभव, ऐसा। तो सुक्ति में जो अर्थाध्यास बताया जा रहा है, रजत को अध्यस्त बताया जा रहा है, तो उस अध्यस्त रजत की सामग्री का अभाव सुक्ति में होने के कारण संसर्ग सुक्ति में रजत का नहीं होगा। और सुक्ति में रजत का संसर्ग नहीं होगा तो स्व संसृज्य माने ये जो विशेषण है वो सुक्ति में नहीं घटेगा। तो स्व संसृज्य माने ये सप्तम्यंत पद से विशेषण सुक्ति में नहीं घटेगा, तो अध्यास का लक्षण सुक्ति में प्रतीयमान अध्यास में नहीं रह पाएगा, अध्यस्त रजत में नहीं रह पाएगा। लक्ष्य में लक्षण न जाए यदि तो असंभव नाम का दोष माना जाता है, लक्ष्य मात्र में लक्षण न रहे। तो रजत तो उपलक्षण है सभी अध्यस्त पदार्थों का, सर्पादि का भी। रज्ज्वादि में सर्पादि की सामग्री न होने से सर्पादि का भी संसर्ग नहीं होगा। तो इसलिए परत्र शब्द से ग्राह्य जो एकावच्छेदेन स्व संसृज्यमाने स्वाभावती पदार्थ है सुक्तिकादि, वे नहीं लिए जाएंगे। तो वहां पर अध्यस्तत्वेन रूपेण प्रतीयमान सर्पादि में लक्षण नहीं जाएगा तो असंभव दोष होगा। इस प्रकार ये असंभव है। यदि कोई ये कहे कि वहां सुक्त्यादि में तो संसर्ग है ही नहीं अध्यस्त का, तो भी वहां पर रजतादि की प्रतीति हो रही है सुक्तिकादि में, वह जो स्मर्यमान सत्य रजत है उसी का सुक्ति में भान हो रहा है, ये अध्यस्तत्व है। जो वास्तविक रजत है जहां सुनार के दुकान आदि में रखा हुआ, उसी का पूर्ववर्ती सुक्तिका में भास हो रहा है, प्रतीति हो रही है सत्य रजत की ही। वो है स्मर्यमान यानी स्मृति का विषय, लेकिन भास रहा है पूर्ववर्ती पदार्थ में। यही अध्यस्तत्व है।
तद अभावती तत्प्रकारक ज्ञान, वो अयथार्थ ज्ञान है, वो भ्रम है, अध्यास है, उसका विषय है अर्थाध्यास। ऐसा यदि कहते हैं तो कह रहे हैं कि न च स्मर्यमान सत्य रजतस्यैव परत्र सुक्तौ अवभाष्यत्वेन अध्यस्तत्वोक्ति, ऐसा यदि कहते हैं तो कहते इति न च वाच्यम, ऐसा नहीं कह सकते। तब तो अन्यथा ख्याति का प्रसंग आएगा, और वेदांती तो अनिर्वचनीय ख्यातिवादी है ना, इसलिए अन्यथा ख्याति का प्रसंग टालने के लिए सत्य रजत ही सुक्तिका में अवभाष्यत्व त्वेन रूपेण अध्यस्त है, ये नहीं कह सकते। नहीं तो अन्यथा ख्याति प्रसंगात, ये कह रहे क्यों नहीं कह सकते? तो इसलिए कि अन्यथा ख्याति प्रसंगात, तो यदि सत्य रजत का ही वहां पर अवभास हो रहा है ये कहोगे तो अन्यथा ख्याति का प्रसंग आएगा, और ये प्रसंग इष्टापत्ति नहीं माना जा सकता, तार्किक मत अपनाने का प्रसंग आएगा वेदांति में। इत्यत आह, इसलिए इस अन्यथा ख्याति का जो प्रसंग आ रहा है, अन्यथा ख्याति प्राप्ति की आपत्ति आ रही है, उसका निराकरण करने के लिए लिखा स्मृति रूप। हाँ, तो स्मृति रूप ये लिखा, और स्मृति रूप में स्मृति शब्द कर्म अर्थ में 3 प्रत्यांत है, इसलिए उसका अर्थ है स्मर्यते इति स्मृति। ये कर रहे हैं कि स्मर्यते इति स्मृति ही स्मृति रूप में, स्मृति शब्द का अर्थ हो जाएगा स्मर्यमाण। भावार्थ में 3 प्रत्यय मानेंगे तो स्मृति शब्द का अर्थ हो जाएगा स्फुरण। यहां स्फुरण अर्थ नहीं, स्मर्यमाण ये अर्थ है, तो स्मर्यमाण स्मृति शब्द का अर्थ निकलेगा। वो कौन है स्मर्यमान? तो कहते हैं सत्य रजत आदि। पहले सत्य रजत का कहीं अनुभव हुआ, उससे उसका संस्कार बुद्धि में हुआ, और वो चाकचिक्यादि सादृश्य देख करके संस्कार स्फुरित हुआ, उद्भूत हुआ, और उसका स्मरण हो रहा है संस्कार के विषयभूत रजत आदि का। इसलिए स्मृति शब्द का अर्थ निकलेगा स्मर्यमान रजत आदि। और स्मृति पद का रूप के साथ बहुरी समास है, तो स्मृतेः रूपम इव रूपम अस्य इति स्मृति रूप। तो स्मृति यानी स्मर्यमान पदार्थ, और स्मृति रूप यानी स्मर्यमान पदार्थ का रूप जैसा है, ऐसा ही रूप जिसका है उसे कहा जाएगा स्मृति रूप। ये अध्यस्त पदार्थ का विशेषण बनेगा। स्मृति रूप शब्द का अर्थ है स्मृति के रूप के समान रूप वाला, स्मर्यमान पदार्थ ही नहीं, अपितु स्मर्यमान पदार्थ के रूप के जैसा रूप जिसका है का अर्थ निकलेगा स्मर्यमान सदृश। जैसा स्मर्यमान पदार्थ है ऐसा ही, वही नहीं, उसके जैसा, ये अर्थ निकलेगा। इसलिए विग्रह करके स्मृति रूप पद का तात्पर्य अर्थ बताते हैं स्मर्यमान सदृश इत्यर्थ। ये स्मृति रूप शब्द का अर्थ निकलेगा स्मर्यमान सदृश, स्मृति रूप स्मर्यमान सदृश।
स्मर्यमान सदृश ये अध्यस्त पदार्थ का विशेषण होने से स्मर्यमान जो सत्य रजत है वही नहीं लिया जाएगा, अपितु स्मर्यमान सत्य रजत जैसा ऐसा बताने से भेद हो जाएगा, वही नहीं होगा। वो आगे कह रहे हैं कि सादृश्योक्त्या स्मर्यमानात् आरोप्यस्य भेदात्, तो सादृश्य का ये स्मृति रूपः पद के द्वारा स्मर्यमान पदार्थ का अध्यस्त पदार्थ में सादृश्य कथन हुआ। स्मृति रूपः यह पद अध्यस्त को स्मर्यमान न बता करके स्मर्यमान जैसा बता रहा है। स्मर्यमान जैसा बताने से स्मर्यमान का भेद आरोप्य में उक्त हुआ। तो ये कहा कि सादृश्योक्त्या स्मर्यमानात् आरोप्यस्य भेदात्, आरोप्य भिन्न सिद्ध होगा, इसलिए न अन्यथा ख्याति इति उक्तम भवति। तो यहां स्मृति रूप ये विशेषण देने से अन्यथा ख्याति का प्रसंग नहीं आएगा। अन्यथा ख्यातिवादी जो है तार्किक, वे तो रजतत्व अभाववान सुक्तिका में रजतत्व प्रकारक सुक्ति विशेषक जो ज्ञान है उसे भ्रम मानते हैं, अयथार्थ अनुभव मानते हैं, और वह सत्य रजत का ही वहां पर मान लेते हैं स्मरण। स्मर्यमान रजत वास्तव रूप से हैं वो कहीं तिजोरी आदि में रखा हुआ और भास रहा है पूर्ववर्ती तया, इतनी ही अयथार्थता है, वो अन्यथा ख्याति है। उस अन्यथा ख्याति का प्रसंग यहां नहीं आएगा, क्योंकि हम स्मर्यमान रजत ही यहां भास रहा है ये नहीं कह रहे, स्मर्यमान रजत जैसा रजत भास रहा है। वो स्मर्यमान जैसा रजत है का अर्थ अनिर्वचनीय है, स्मर्यमान ही नहीं है। तो वही सादृश्य क्या है, स्मर्यमान रजत में, रजत का यहां अनिर्वचनीय रजत में सादृश्य का निरूपण किया जा रहा है कि सादृश्यम उपपादयति। तो सादृश्य का उपादन करने के लिए ये दूसरा पद है पूर्वदृष्ट। लक्षण तो इतना ही है ना, परत्र अवभास, पूर्वोत्र अवभास, इतना ही लक्षण है। और स्मृति रूप और पूर्वदृष्ट ये दोनों तो इस लक्षण के उपादन के लिए है, इसमें आने वाली आशंका का निराकरण करने के लिए है। तो अन्यथा ख्याति के प्रसंग की आशंका हुई, उस आशंका का निराकरण करने के लिए स्मृति रूप हुआ। तो स्मृति रूप ने बताया स्मर्यमान ही नहीं अपितु स्मर्यमान जैसा, स्मर्यमान सदृश, स्मर्यमान के सादृश्य से युक्त आरोप्य है। तो स्मर्यमान का सादृश्य क्या है आरोप्य में, ये जो शंका होगी, इस शंका का समाधान करते हुए पूर्वदृष्ट ये लिखा है। इसलिए कहा कि सादृश्यम उपपादयति। इसमें पूर्वदृष्ट में भी दृष्ट शब्द में दृष्ट धातु से भाव अर्थ में क्त प्रत्यय है, कर्म अर्थ में नहीं। कर्म अर्थ में होने पर अक्त प्रत्यय दर्शन का विषय, ये अर्थ निकलेगा। पहले देखा हुआ पदार्थ पूर्वदृष्ट कहलाएगा।
और कर्म भाव अर्थ में प्रत्यय मानने से दर्शन, पहला दर्शन पूर्व दर्शन, ये अर्थ निकलेगा भाव अर्थ में प्रत्यय होने से। तो यहां पर त प्रत्यय भाव अर्थ में है, इसलिए उसका अर्थ कर रहे हैं दर्शन। दृष्टम दर्शनम, भावार्थक अक्त प्रत्यांत दृष्ट शब्द का अर्थ है दर्शन, ज्ञान, और पूर्व उसका विशेषण है। तो पूर्व दर्शन, पूर्व दृष्ट शब्द का अर्थ पहले देखा हुआ पदार्थ ये नहीं, अपितु पूर्व दर्शन, पूर्वानुभव, पूर्व ज्ञान, ये अर्थ निकलेगा। पूर्व अनुभूत पदार्थ नहीं, पूर्व अनुभव, ये अर्थ निकलेगा। और ये अर्थ निकलने से ये होगा तो पूर्व दृष्ट अवभास शब्द का अर्थ निकलेगा पूर्व दर्शन से संस्कार द्वारा अवभाषित होने वाला। पूर्व दर्शन से जो संस्कार द्वारा जन्य ज्ञान है उसका विषय पूर्व दृष्टावभास कहलाएगा। उस दृष्टि से यह अर्थ कर रहे हैं कि संस्कार द्वारा पूर्व दर्शनात् अवभाष्यते इति पूर्व दृष्टावभास। तो अवभाष शब्द का तो अर्थ है कर्म अर्थ में प्रत्यय होने से अवभाष्यते इति अवभास ये है ना, और पूर्व दृष्ट शब्द का अवभाष शब्द के साथ पंचमी तत्पुरुष समास है, इसलिए पूर्व दृष्टात यानी पूर्व दर्शनात् अवभाष्यते इति पूर्व दृष्टावभास। और पूर्व दर्शन से अभी प्रतीत हो रहा है, वो कैसे प्रतीत होगा? तो जैसे नष्ट हुए याग से कालांतर में स्वर्ग कैसे होता है? तो अपूर्व द्वारा। ऐसे पूर्व दर्शन से इस समय भी अध्यस्त पदार्थ प्रतीत हो सकता है संस्कार द्वारा। पूर्व दर्शन से हुआ संस्कार, और वह संस्कार इस समय पूर्ववर्ती सुक्तिका में रजत का अवभास करा रहा है, रजत को अवभाषित कर रहा है, इसलिए पूर्व दर्शनात् संस्कार द्वारा अवभाष्यते इति पूर्व दृष्टावभास ये बन सकता है। इस दृष्टि से लिखा कि संस्कार द्वारा पूर्व दर्शनात् अवभाष्यते इति पूर्व दृष्टावभास। तेन अर्थ ये निकलेगा पूर्व दृष्टावभास शब्द का कि तेन संस्कार जन्य ज्ञान विषयत्वं स्मर्यमान आरोप्ययोः सादृश्यम उक्तम भवति। तो स्मर्यमान तेन संस्कार जन्य ज्ञान विषयत्वम, तो संस्कार जन्य ज्ञान का जो विषय है उसे कहा जाएगा पूर्व दृष्टावभास। संस्कार जन्य ज्ञान विषय, उसमें एक धर्म रहेगा संस्कार जन्य ज्ञान विषयत्वम। ये धर्म जो स्मर्यमान सत्य रजत आदि हैं उनमें भी रहेगा, और अध्यस्त जो रजत आदि हैं सुक्तिक आदि में उनमें भी रहेगा। ये सादृश्य धर्म होगा, संस्कार जन्य ज्ञान विषयत्व। यह स्मर्यमान पदार्थ में भी रहता है, आरोप्य पदार्थ में भी रहता है।
तो स्मर्यमान आरोप्य उभय साधारण धर्म होने से यह सादृश्य होगा। दो पदार्थ में रहने वाला जो धर्म है उसे एक दूसरे का सादृश्य कहा जाता है। जो परस्पर भिन्नत्वेन रूपेण निश्चित दो पदार्थ हैं, उनमें जो एक समान धर्म प्रतीत होता है वो उन दो पदार्थों का सादृश्य माना जाता है। तो स्मर्यमान पदार्थ अलग हैं, आरोप्य पदार्थ अलग हैं, और उन दोनों में प्रतीयमान जो एक धर्म वो है सादृश्य। तो स्मर्यमान पदार्थ में भी संस्कारजन्य ज्ञान विषयत्व है, आरोप्य पदार्थ में भी संस्कारजन्य ज्ञान विषयत्व है। दोनों में भी संस्कारजन्य ज्ञान विषयत्व रूप समानता विद्यमान होने से इसे कहा जाएगा सादृश्य। संस्कारजन्य ज्ञान विषयत्व धर्म को स्मर्यमान आरोप्य इन दोनों का सादृश्य कहा जाएगा। इसी अभिप्राय से लिखते हैं कि तेन संस्कारजन्य ज्ञान विषयत्वं स्मर्यमान आरोप्ययोः सादृश्यम उक्तम भवति। ये सादृश्य कहा गया। तेन का अर्थ है ये पूर्व दृष्ट में, दृष्ट शब्द में भाव अर्थ में त प्रत्यय होने से उसका अर्थ निकला दर्शन, और पूर्व दर्शन और पूर्व दृष्टावभास शब्द का अर्थ निकलेगा संस्कार द्वारा पूर्व दर्शन से अवभाष्यमान। ये पूर्व दृष्टावभास शब्द का अर्थ निकलेगा। तो पूर्व दर्शन से संस्कार द्वारा अवभाषित होने वाला वो आरोप्य पदार्थ है, और स्मर्यमान पदार्थ भी वैसा ही होता है। इसलिए दोनों में ये समान धर्म सादृश्य बनेगा। इसीलिए लिखा कि सादृश्यंच, वो जो शुरू में लिखा था ना सादृश्यंच, क्या सादृश्यम उपपादयति, ये जो सादृश्य है दोनों का ये बनेगा। पूर्व दृष्ट में सादृश्यम उपपादयति में सादृश्य वो क्या है, तो संस्कार जन्य ज्ञान विषयत्व। ये स्मर्यमान पदार्थ और आरोप्य पदार्थ दोनों का सादृश्य उक्त होता है। सादृश्यम उक्तम भवति। स्मृति आरोपयोः संस्कार जन्यत्वात्। स्मृति यानी संस्कार जन्य ज्ञान है, स्मृति भी संस्कार जन्य ज्ञान है, आरोप भी। आरोप यानी भ्रम। तो उसी को अध्यास भी कहा जाता है, ज्ञानाध्यास। भ्रम, ज्ञानाध्यास और अयथार्थ ज्ञान, ये सब जो है पर्याय है, भ्रांति। तो ये संस्कारजन्य है। स्मृति भी संस्कारजन्य ज्ञान है। उस दृष्टि से स्मृति आरोपयोः संस्कारजन्यत्वात् ये हेतु बता। और उन ज्ञान का विषय, संस्कारजन्य ज्ञान का विषय जो होगा उसमें संस्कारजन्य ज्ञान विषय तो रहेगा। वो स्मर्यमान पदार्थ में भी रहेगा, स्मृति के विषय में भी, और आरोप के विषय में भी रहेगा। आरोप का विषय है अध्यस्थ, तो अध्यस्थ में भी रहेगा, स्मर्यमान पदार्थ में भी रहेगा। यही सादृश्य बन जाएगा। अब कहते हैं आरोप को यानी भ्रम को, अध्यास को संस्कार जन्य मानोगे तब तो स्मृति मानने की आपत्ति आएगी। जो भ्रम है वह स्मृति रूप हो जाएगा। इस प्रकार की शंका करके उसका निराकरण किया जा रहा है कि संस्कार जन्यत्वात् आरोपस्य स्मृतित्वापत्ति इति
नच वाच्यम, ऐसा अन्वय करिए कि संस्कार जन्यत्व आरोप में यानी भ्रम में स्वीकार करने से भ्रम को अध्यास को संस्कार जन्य मानने पर उसे स्मृति रूप कहने की आपत्ति आएगी, क्योंकि संस्कार जन्य स्मृति हुआ करती है तो उसमें स्मृतित्व की आपत्ति आएगी। इति नच वाच्यम, ये नहीं कह सकते। ये कहा क्यों नहीं कह सकते? तो कहा कि अहंकाराध्यासे, हाँ, तो दोष संप्रयोग जन्यत्वस्यापि विवक्षितत्वेन संस्कार मात्र जन्यत्वा भावात, कहते हैं आरोप को यानी भ्रम को स्मृति इसलिए नहीं कहा जा सकता कि भ्रम में संस्कार जन्यत्व के तरह दोष संप्रयोग जन्यत्व भी विवक्षित है। तो दोष जन्यत्व संप्रयोग जन्यत्व धर्म भी अपेक्षित है। और स्मृति का तो लक्षण है केवल संस्कार जन्य नहीं, संस्कार मात्र जन्य, ऐसा कहते हैं ना, संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति, और मात्र पद जोड़ा है। मात्र पद व्यावर्तक है दोष संप्रयोग जन्यत्व का, और आरोप तो संस्कार जन्य होने पर भी संस्कार मात्र जन्य नहीं है। स्मृति तो संस्कार मात्र जन्य है, और वो मात्र पद व्यावर्तक है दोष संप्रयोग जन्यत्व का। वो आरोप में संस्कार जन्यत्व के साथ साथ दोष संप्रयोग जन्यत्व भी है, इसलिए स्मृतित्व का प्रसंग नहीं आएगा, ये कह रहा है कि संस्कार जन्यत्वात् आरोपस्य स्मृतित्वापत्ति इति न वाच्यम दोष संप्रयोग जन्यत्वस्यापि विवक्षितत्वेन संस्कार मात्र जन्यत्वाभावात्। स्मृति का लक्षण तो है संस्कार मात्र जन्यत्व, वह आरोप में नहीं है। संस्कार जन्यत्व तो है लेकिन संस्कार मात्र जन्यत्व नहीं है, क्योंकि आरोप में संस्कार जन्यत्व के साथ साथ दोष संप्रयोग जन्यत्व भी विवक्षित है, ये कहा। तो कहा दोष शब्द का तो अर्थ मालूम है, राग आदि, लेकिन ये संप्रयोग क्या चीज है? संप्रयोग जन्यत्व। दोष संप्रयोग जन्यत्व में दोष और संप्रयोग का द्वंद्व समास हुआ। दोषश्च संप्रयोगश्च दोष संप्रयोगो, और ताभ्याम जन्यम इति दोष संप्रयोग जन्यम तस्य भाव दोष संप्रयोग जन्यत्वम तस्मात्, ऐसा विग्रह है, ऐसा विग्रह है। इस अभिप्राय से कहते हैं कि दोष संप्रयोग जन्यत्वस्यापि विवक्षितत्वात्, ये भी विवक्षित है। तो ये संप्रयोग क्या चीज है? दोष शब्द का तो अर्थ ज्ञात है, इसलिए संप्रयोग शब्द का स्वयं अर्थ करते हैं टीकाकार कि अत्र संप्रयोग शब्देन अधिष्ठान सामान्य ज्ञानम उच्यते। तो यहाँ पर संप्रयोग शब्द से अधिष्ठान के सामान्य ज्ञान को कहा जाता है। अधिष्ठान सामान्य ज्ञान, ये संप्रयोग शब्द का अर्थ निकलेगा। तो संप्रयोग शब्देन दोष संप्रयोग जन्यत्व में संप्रयोग शब्द से अधिष्ठान का सामान्य ज्ञान, अधिष्ठान का जो सामान्य अंश है, इदम अंश, इदम रजतम इत्यादि में इदम अंश, विशेष अंश तो है सुक्ति,
उसका ज्ञान तो आरोप में अपेक्षित नहीं होता, सामान्य ज्ञान अपेक्षित होता है। वो भी भ्रम का कारण है ना। अधिष्ठान का सामान्य ज्ञान हो, विशेष स्वरूप का ज्ञान हो, तब भ्रम होता है। यदि सुक्ति सर्वथा अज्ञात हो सामान्य रूप से भी, तो सर्प का भ्रम रस्सी में नहीं होगा। रस्सी अज्ञात हो, उसका सामान्य स्वरूप इदम ज्ञात हो, तब उसमें सर्प का भ्रम होता है। तो ये संप्रयोग शब्द का अर्थ है अधिष्ठान का सामान्य ज्ञान। तो दोष जन्य भी भ्रम होता है और अधिष्ठान सामान्य ज्ञान से भी जन्य होता है, संप्रयोग जन्य होता है का अर्थ। स्मृति तो दोष और अधिष्ठान सामान्य ज्ञान से जन्य नहीं, संस्कार मात्र जन्य है। इसलिए संस्कार जन्यत्व आरोप में मानने पर स्मृतित्व का प्रसंग आएगा, ये नहीं कह सकते। ये कहा कि अत्र संप्रयोग शब्देन अधिष्ठान सामान्य ज्ञानम उच्यते अहंकाराध्यासे इंद्रिय संप्रयोग अलाभात। कहे कि संप्रयोग शब्द का अधिष्ठान सामान्य ज्ञान, ये अर्थ क्यों कर रहे हो? इंद्रिय का विषय के साथ संयोग, इंद्रियों का संबंध, यही संप्रयोग शब्द का अर्थ कर लो, संबंध, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष। ये अर्थ न करके संप्रयोग शब्द का अधिष्ठान सामान्य ज्ञान, ये अर्थ क्यों किया? ये प्रश्न हो सकता है ना। इसका उत्तर देने के लिए लिखते हैं कि अहंकाराध्यासे इंद्रिय संप्रयोग अलाभात। जो अहंकाराध्यास होगा, आत्मा में अहंकार का स्वरूप अध्यास और संसर्ग अध्यास होगा, तो उसके प्रति जो इंद्रिय हैं उनका संबंध कारण नहीं बनेगा। इंद्रिय संसर्ग तो बाद में होता है, इंद्रिय का स्वरूप अध्यास होने से पहले ही अहंकार का अध्यास होता है। यहाँ पर बताया जाएगा, पहले अनादि अविद्या का अध्यास और अध्यस्त अनादि अविद्या उपाधिक आत्मा में अहंकार का अध्यास, और अविद्या तथा अहंकार उपहित आत्मा में होता है इंद्रियों का अध्यास। इसलिए अहंकार अध्यास होते समय और अविद्या का अध्यास होते समय अभी तो इंद्रिय ही का अध्यास नहीं हुआ, आत्मलाभ को प्राप्त नहीं कर पाए, तो उनका संप्रयोग यानी सन्निकर्ष नहीं बन पाएगा, कारण अहंकाराध्यास में। इसलिए यहाँ संप्रयोग शब्द का अर्थ इंद्रियों का अधिष्ठान के सामान्य के साथ संसर्ग, ये संप्रयोग शब्द का अर्थ नहीं निकलेगा, अपितु अधिष्ठान सामान्य ज्ञान, ये अर्थ निकलेगा। अत्र संप्रयोग शब्देन अधिष्ठान सामान्य ज्ञानम उच्यते अहंकाराध्यासे इंद्रिय संप्रयोग अलाभात। एवंच दोष संप्रयोग संस्कार बलात् सुक्त्यादो रजतम उत्पन्नम अस्ति। तो ये कहते हैं इस प्रकार दोष संप्रयोग यानी अधिष्ठान सामान्य ज्ञान और संस्कार, इन सामग्री के सामर्थ्य से
ये कहा था न कि सुक्तिका में रजत सामग्री का अभाव होने से रजत का संसर्ग नहीं होगा, इसलिए असंभव दोष होगा। शुरू में स्मृति रूप इसके अवतरण में लिखा था न, ननु इत्यादि से, कि जो रजत का अधिष्ठान है सुक्ति का, उसमें रजत का संसर्ग न होने से, और संसर्ग क्यों नहीं है? रजत की सामग्री न होने से। रजत का संसर्ग नहीं होगा, संसर्ग न होने से स्वसंसृज्यमाने स्वात्यंता भाववती ये विशेषण नहीं घट पाएगा। ये जो शंका थी, इसका समाधान करते हुए ये कहा जा रहा है कि सुक्ति में रजत सामग्री विद्यमान है। अनिर्वचनीय रजत के उत्पत्ति की सामग्री विद्यमान है, वहां अनिर्वचनीय उत्पत्ति होती है, और वो सामग्री है दोष और अधिष्ठान सामान्य ज्ञान तथा संस्कार। ये जो सामग्री है, इसके बल से सुक्त्यादि अधिष्ठान में अनिर्वचनीय रजत, सत्य रजत से अलग अनिर्वचनीय रजत की अनिर्वचनीय उत्पत्ति होगी। तो रजतम उत्पन्नम, ये वहां रजत उत्पन्न होता है, सत्य रजत ही सुक्ति में नहीं भासता है। सत्य रजत ही सुक्ति में भास रहा है ये कहेंगे तो अन्यथा ख्याति का प्रसंग आएगा। तो सुक्ति में भासने वाला रजत सत्य रजत जैसा है, लेकिन सत्य रजत ही नहीं है, ये स्मृति रूप ने बताया। और कैसे वो सत्य रजत नहीं किंतु सत्य रजत जैसा है? तो सत्य रजत तो स्मर्यमान है, वह दुकान में रखा हुआ, और यहां पर तो सुक्तिका में दोष संप्रयोग शब्दित अधिष्ठान सामान्य ज्ञान और संस्कार से रजत की उत्पत्ति हुई है। ये उत्पन्न हुआ सत्य रजत से विलक्षण अनिर्वचनीय रजत है, व्यावहारिक सत्य रजत से अलग प्रातिभाषिक रजत है। इति परत्र अवभाष्यत्व लक्षणम उपपन्नम। तो ये जो परत्र अवभाष्यत्वम लक्षण है, उसकी उपपत्ति हो जाती है, सिद्धि हो जाती है, निश्चय हो जाता है। तो परत्र अवभाष्यत्वम ये जो लक्षण है, वह उपपन्नम यानी निश्चितम सिद्धम। स्मृति रूप पूर्व दृष्ट पदाभ्याम उपपादितम। तो इसी के लिए परत्र अवभास इतना तो लक्षण हुआ, और यह लक्षण स्मृति रूप और पूर्व दृष्ट इन दो पदों के द्वारा उपपादित हुआ, सिद्ध किया गया। उपपादितम यानी सिद्ध किया गया, निश्चित किया गया। ये स्मृति रूप परत्र पूर्व दृष्टावभास, इसकी व्याख्या हुई। अब स्मृति रूप इत्यादि की प्रकारांतर से भी व्याख्या की जा रही है। अन्य तु ताभ्याम